हेलो स्टूडेंट्स, आज हम छोटी सी एक वीडियो बनाने आई हूँ मैं कि आप 90 मार्क्स लेकर एचटेट में कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। जस्ट आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, उससे आपके पास जॉब नहीं आएगी। जॉब लेने के लिए आपको इसी एचटेट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा अच्छा स्कोर? पास तो 90 वाला भी हो जाएगा, 91 वाला भी हो जाएगा और 120 वाला भी होगा। जो 120 वाला है वो वहां तक क्यों पहुंचा? वो भी तो 90 मार्क्स ले सकता था ना। उसने क्यों पढ़ाई करी? वहां तक पहुंचने के लिए उसने तुमसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की होगी, क्योंकि उसे पता है इस बात का कि डेफिनेटली वैकेंसी आएंगी जेबीटी की, क्योंकि मेवात का पेपर हो चुका तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी आएंगी। क्योंकि पिछले 10-12 सालों से ये बना हुआ था कि जेबीटी की तो वैकेंसी ही नहीं आती है, पीआरटी लेवल की वैकेंसी नहीं आती है। लेकिन जब से मेवात एचटेट हुआ, मेवात जेबीटी पेपर हुआ है, तब से ये श्योर हो गया है कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी की वैकेंसी आएंगी और बल्क में आएंगी और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है। क्यों है कम? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो मेवात वाला पेपर था वो देने के लिए कितने बच्चे बैठे थे? कितने बच्चे बैठे? तो 35 ही हजार होंगे शायद, रोल नंबर 45,000 के आए थे। इस बार एचटेट मान लो 2, 5 या 10,000 का भी एचटेट क्लियर हो जाता है तो कितने बच्चे हो जाएंगे एचटेट वाले जिनका पीआरटी लेवल का एचटेट क्लियर है? 55,000। और वैकेंसी कितनी आएंगी? लगभग 3-4 हजार वैकेंसी आएंगी। तो ये बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इस कंपटीशन के अंदर जॉब लेने के लिए आपको सिर्फ 90 नंबर लेकर एचटेट क्लियर करते हो और आप ये कहते हो कि पेपर क्लियर हो गया, तो आगे मेरिट में नहीं आ पाओगे। क्योंकि बच्चों के मेवात वाले में 80-80 नंबर है, 100 में से 80 प्लस वाले नंबर वाले बच्चे भी बहुत सारे। आपका काम क्या है? जिसका एचटेट क्लियर नहीं है, देखो जिस बच्चे का एचटेट क्लियर नहीं है वो पहला टारगेट क्या करे कि वो एचटेट क्लियर करे, यानी कि वो 90 नंबर लेकर ही आए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम फिर भी है उसके पास। जो फर्स्ट टाइम जो तैयारी कर रहे हैं ना, मोस्टली मेरा टारगेट उन बच्चों की तरफ रहता है जो पहले से खिलाड़ी है। देखो उनको समझाने की जरूरत नहीं होती, उनको स्ट्रेटेजी भी पता है, उनको ये भी पता है कि मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, कैसे करके मैं उसको इम्प्रूव करूँ। जो नए बच्चे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और ग्रुप में, इसके नीचे एक ग्रुप नंबर दिया होगा उसके अंदर जुड़ जाए। वहां से आपके जो भी डाउट होंगे आप वहां पूछ लेना, सबके आंसर आपको मिलेंगे, जेन्युइन डाउट के। अब ऐसे ही वहां पर कट ऑफ खेलने लगोगे तो देखो इतना तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आप जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, पहला फोकस रहे उनका कि मैं 90 नंबर लेकर आऊं और मैं अगले पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। और 90 नंबर लेना, अभी आपके पास एग्जैक्ट 30 दिन का टाइम है। 30 दिन में आप 90 नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि अब अगर आप नए बच्चे हो, पहली बार एचटेट दे रहे हो, तो आप इतने ही फ्रेशर हो। ऐसा नहीं है कि जो 15 में एचटेट क्लियर करके बैठ गए थे, 10 साल बुक ही नहीं उठाई क्योंकि पीआरटी की वैकेंसी नहीं आनी थी, और अब उनके साथ जो घोच-पोच हो रखा है उस दौड़ से तुम बाहर हो, तुम फ्रेशर हो। और पहली बार जो बच्चा पढ़ता है ना, उसके मतलब वो दिल से भी पढ़ता है, गहराई में जाकर भी पढ़ता है, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा आराम से। 90 नंबर आप आराम से ले पाओगे। लेकिन जिनका ऑलरेडी एचटेट क्लियर है, और मेरी सजेशन ये है कि अगर वो अप्लाई कर सकते हैं तो वो फॉर्म को अप्लाई करें और अपने स्कोर को कहाँ पहुंचाएं? 120। जब आप यहाँ एचटेट में 120 पहुंचाओगे ना, तब आप मेन पेपर में मेरिट में आने वाले बच्चे बन जाओगे और आपकी वो टेंशन खत्म हो जाएगी कि आप बाउंड्री पर हो या आपके नंबर अच्छे हैं। जैसे मेवात में कुछ बच्चे बाउंड्री पर नंबर रहे और उनको ये डाउट है कि डीबी में नंबर आएगा या नहीं आएगा, उस दौड़ से बाहर हो जाओ। क्योंकि यहाँ अगर 120 प्लस आते हैं तो आपके पास आगे 3-4 महीने का और टाइम है, आप बहुत अच्छे से मेरिट में आ जाओगे। ठीक है, अभी 30 दिन बचे। एग्जैक्ट आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 4 नवंबर। और पेपर कब होना है आपका? पेपर होना है 7 और 8 दिसंबर को पेपर होने हैं। तो आप इन ये जो 30 दिन से 2-3 दिन ऊपर है उसको तो मान छोड़ दो उसको, क्योंकि आपका रोल नंबर कहीं आएगा, मतलब सेंटर कहीं आएगा, आप प्रेजेंट में कहीं रह रहे हो, आप मूव करोगे तो उस घोच पोच में है ना नहीं कर पाते। आप अपना टारगेट यही लेकर चलो कि आपके पास 30 दिन का टाइम है, पूरा 30 दिन का टाइम है। अब 30 दिन का टाइम है तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे? देखो जिसका एचटेट क्लियर है उसको तो रिवीजन ही लेना है, लेकिन रिवीजन ऐसे नहीं लेना कि मेरे को तो आता ही है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी नंबर कम आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, आपको ये देखना है कि मेरे को हर छोटी मोटी बात को पकड़ना है और मुझे अब उसको याद करना है। अब ये नहीं टाइम है तुम्हारे पास कि मैं अब उसको समझने बैठ जाऊं।
जो ऑलरेडी आता है उसको बहुत गहराई में जाकर उसको फाइनली मतलब अपने दिमाग में फिट ही कर लो। कुछ चीजें देखो हमें याद ही करने की होती है। अब मनोवैज्ञानिकों के नाम है उसमें सीडीपी में, तो वो आपको याद ही करने, जो कोई डेट है वो आपको याद ही करनी। अब उसको समझने का टाइम नहीं है। हाँ मैथ है, देखो मैथ को याद नहीं कर सकते, लेकिन मैथ के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। यूं तो वैसे तो मैथ बहुत बड़ा है, तुम सारा नहीं सोल्व कर पाओगे 30 दिन में, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा ही वहां से एक क्वेश्चन उठता है। प्रॉफिट लॉस वाला लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट वाला लगा लो, कंपाउंड इंटरेस्ट का लगा लो, वर्क टाइम का लगा लो, मिक्सचर का टॉपिक लगा लो, या एक बॉडमास वाले रूल के ऊपर सिंप्लीफिकेशन करना आता है। अब वो ऐसे लगता है कि सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लेंगे, पर वहां पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आपसे सोल्व नहीं हो पाते। तो आप उन टॉपिक्स को उठाओ जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं और उसका रिवीजन करो। आप ऐसे कर सकते हो कि ईवीएस को आप 3 दिन में ईवीएस, कौन सी ईवीएस पढ़ोगे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़ोगे, 6, 7, 8 की ज्योग्राफी पढ़ोगे, और बाकी थोड़े बहुत जो क्रैमिंग वाला डेटा होता है ईवीएस के अंदर वो आप डेफिनेटली करो। 3 दिन में बहुत है आपके पास पूरा गहराई से। पर ये मत समझना कि अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ पेपर के पास में इसको मोटा मोटा याद कर लूंगा, ठीक है, अब मोटा मोटा पढ़ लेता हूँ पेपर के पास याद कर, नहीं, अब उसको करके ही छोड़ दो। अब उसको बिल्कुल डेफिनेटली पूरा करके छोड़ दो। 3 दिन आप ईवीएस पे लगाओ, 3 दिन हिंदी और इंग्लिश। देखो क्या आता है, 15 नंबर का हिंदी और 15 नंबर का इंग्लिश, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, एक एक तो पैराग्राफ आता है और उसके साथ फिर आती है पेडागोजी। अब पैराग्राफ ये है कि अब वो तो वहीं जाकर करूंगा क्योंकि पुराने पैराग्राफ तो उठकर नहीं आएंगे, फिर भी आप पैराग्राफ को एक बार देख लो। मैं तो ये कहती हूँ कि जो हिंदी की जो मानक हिंदी व्याकरण आती है, आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई बच्चा होगा 7वीं 8वीं की जो हिंदी की मानक व्याकरण आती है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, भाषा, वर्ण, फिर संधि, वर्ण विच्छेद, और उसके बाद क्या आता है उसके अंदर विशेषण, क्रिया, कारक, ये वो जो छठी की तो मत पढ़ना, 7वीं और 8वीं की हिंदी की व्याकरण को आप एक दिन में पढ़ सकते हो। मैंने खुद पढ़ी है इतने ही टाइम में। जो हिंदी की अभी मेरे पास रखी नहीं है, अगली क्लास में किसी में मैं दिखा दूंगी। आपने आस पड़ोस में से किसी बच्चे की मांगो और उसमें से देख लो संज्ञा कौन कौन सी होती है, सर्वनाम कौन से हैं, विशेषण कौन से हैं, क्रिया कौन सी है, फिर कारक कौन से हैं। अब पिछला जो जेबीटी वाला पेपर था मेवात वाला, उसमें कारक में से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, शायद संज्ञा से भी एक क्वेश्चन था। तो आप आराम से 3 दिन में हिंदी और इंग्लिश की पैडागोजी पर लगाओ 1 दिन या 1.5 दिन, और 1.5 दिन में आप 1-2 वो देख लो, ग्रामर देख लो, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लो या वॉइसेस देख लो। एक क्वेश्चन वॉइस से आ जाता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आता है, और इतना डीप में नहीं आता जितना हम जो 10th में, मतलब मेरे टाइम में तो वो 8th 9th में आते थे, शायद 8th 9th में करवाया जाता है। आजकल तो बच्चों को 6 से ही करवा देते हैं, तो इतना डीप में नहीं आता है। आप नीतू सिंह की जो इंग्लिश की बुक है उसमें से एक रिवीजन आप वॉइसेस का लगा लो, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लगा लो, और इडियम फ्रेज देख लो, एक इडियम फ्रेज में से आती है ग्रामर में से, बाकी फिर पैडागोजी आती है। तो आप यहाँ पर 3 दिन लगा सकते हैं। सीडीपी थोड़ा सा नया सब्जेक्ट होता है तो आप 2-3 दिन में नहीं कर पाते हो, लेकिन 7 दिन में इतना गहराई में करो, पूरी सीडीपी का रिवीजन लो, साथ में सीडीपी की जो पैडागोजी है उसके पीवाईक्यू भी लगा कर देखो और उसकी थ्योरी भी करो। 7 दिन आप यहाँ पर लगा दो। फिर बचा रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैथ में से पर्टिकुलर जो टॉपिक आते हैं, जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वर्क टाइम हो गया, मिक्सचर हो गया, और एक आधा टॉपिक और फिर मैं देखकर बता दूंगी तुम्हें। उन टॉपिक्स को डेफिनेटली करके जाओ, क्योंकि देखो मेरा मैथ अच्छा है, फिर भी मेरे को कई बार करके एक आधा टॉपिक तो मैं भी देख कर जाती हूँ, ठीक है। तो तुम भी उसको करके जाओ, क्योंकि आपका जो बूंद बूंद से घड़ा भरना होता है। पहले तो आपको ये टारगेट है कि आपको 90 नंबर लेकर आने हैं। अब देखो लगता तो यही है कि एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है और एक क्वेश्चन ठीक हो गया तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाते हो। एक क्वेश्चन के ऊपर ही मार्क आउट होती है बच्चों की फाइनल एग्जाम में, जो मेरिट बनती है वहां पर एक क्वेश्चन के ऊपर पता नहीं कितने बच्चे बैठे मिलते हैं। कहने को तो ये लगता है कि मैं तो 3-4 नंबर से ही रह गया, उस 3-4 नंबर में तो हजारों बच्चे आ जाते हैं, पता नहीं कितने ही बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप एक नंबर को स्कोर करो। आपको ये लगता है कि मेरा मैथ वीक है, क्योंकि देखो मेरे को ये लगता है पर्सनली कि जो पीआरटी का एग्जाम देते हैं ना, वो 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ते, वो फिर जेबीटी और ये आर्ट वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आपको मैथ नहीं भी आता है लेकिन बिल्कुल छोड़कर मत जाओ, उसके अंदर से कुछ टॉपिक्स
आपके पास अभी टाइम है, आप उसको सोल्व करो, आपको आ जाएंगे। कैलकुलेशन को थोड़ा ढंग से कर लेना, इतना डीप में इतना बड़ा मैथ सीजियल टाइप नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आप सीडीपी पे 7 दिन लगाओ, रीजनिंग मैथ के ऊपर आप 5 दिन लगाओ, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, जैसे आप सीडीपी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आपने ईवीएस पढ़ा, अब मन नहीं करा, मतलब ये मन है कि पढ़ना है, लेकिन ईवीएस में ये लगने लग गया कि मुझे सब आ गया और मेरे पास टाइम बच गया, तो थोड़ा टाइम मैथ निकाल लो, मैथ के पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स के ऊपर टाइम लगाओ आप। फिर आता है जीके। हरियाणा जीके तो इतनी सी छोटी सी है, ऊपर ऊपर से आता है, और हरियाणा जीके के लगभग मतलब 2-3 क्वेश्चन तो देखो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को ही नहीं आते होते। तो जो किसी को ही नहीं आते होते ना, वहां कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो सबको आता है और तुम्हारा गलत हो जाए, सबको आता है और तुम्हारा गलत हो जाए, तो वो एक क्वेश्चन आपको भीड़ में बहुत पीछे कर देगा, ठीक है। वो मैटर करता है कि जो इजी क्वेश्चन होता है जीके का वो गलत ना हो, मुश्किल है वो तो शायद बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा। तो आप जो हरियाणा जीके है उसके ऊपर 2 दिन लगाओ, और 2 दिन मतलब आप एक ही बुक देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप 20 बुक खरीद लो और 20 बुक को पढ़ना शुरू कर दो। मेरा हमेशा से टारगेट रहता है कि जीके वाली जो बुक होती है, सीडीपी की जो बुक हो गई, ये हमेशा आपके पास 1 या 2 होनी चाहिए, और उसको ही आप बार बार पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में ये आए कि उस पेज पर ये बात वहां लिखी हुई थी, ठीक है। देखो ये जो डेटा होता है ना, इसमें क्रैम करते हैं बच्चे, इसको समझने का भी नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीजें समझने की होती है, बहुत सारी चीजें आपको याद ही करने की होती है। स्टैटिक्स होता है वो आपको याद ही करना होता है, वो एग्जाम से पहले वाले दिन तक, मैं तो एग्जाम के इवन सेंटर तक जाती हूँ तब तक उसको पेज को हाथ में लेके जाती हूँ। कहते हैं कि पहले पढ़ाई छोड़ दो, भाई वो अपना अपना नजरिया होता है। अब जो स्टैटिक्स है, अब आप एग्जाम तक पढ़ते हुए जा रहे हो, आप पूरी साल पढ़ रहे हो, आप 10 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, वहां जाकर इधर उधर मुंह पाड़ोगे, इससे अच्छा है कि अपना कुछ रिवाइज कर लो। हो सकता है कि आपके वहां से 2 क्वेश्चन अटक जाए, अब 2 क्वेश्चन आ गए तो आप बहुत सारी भीड़ से आगे निकल जाओगे। तो यहाँ पर जीके पर आप 2 दिन लगाओ, फिर आप इन सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी। देखो पिछली बार एचटेट में पेडागोजी नहीं आई थी, दे रखी थी, लेकिन पहले तो बहुत कुछ अलग होता था हरियाणा में, सिलेबस के हिसाब से पेपर, पहले तो सिलेबस ही नहीं होता था, फिर सिलेबस के हिसाब से पेपर नहीं होते थे, लेकिन अब रिसेंट जितने पेपर आ रहे हैं वो सिलेबस के हिसाब से हो रहे हैं। आपको जो सिलेबस दे रखा है उसको, वो चाहे इतना बड़ा है लेकिन उसको समेट देते हैं 100 नंबर में, ठीक है। तो पेडागोजी दे रखी है आपकी, सीडीपी के साथ दे रखी है, मैथ के साथ दे रखी है, ईवीएस के साथ दे रखी है, इवन हिंदी इंग्लिश के साथ भी दे रखी है। तो आप उस पेडागोजी को करें, वहां से क्वेश्चंस आएंगे, पिछले एचटेट की तरफ ना जाएं। अगर 5 क्वेश्चन भी आ गए और आपको 5 ही नहीं आए तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि देखो मेन जो एग्जाम आएगा, जैसे मेवात जेबीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो जो आपका मेन पेपर आएगा जिसमें आपकी मेरिट बनेगी, जहां पर आपको आपके हाथ में एक जॉब का स्कोर कार्ड आएगा, जॉब आएगी आपके हाथ में, उस पेपर में पेडागोजी आएगी। तो आप इसमें भी कर लो, क्योंकि सिलेबस में दे रखे। पिछले एचटेट को बेस मत बनाना, वहां नहीं पूछे गए थे, बट इस बार पूछे जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि वैसे देखा जाए ना ऑल ओवर, तो आपके पास 60 नंबर की पेडागोजी है, ठीक है। 150 में से जैसे इन्होंने दे रखा उस हिसाब से 60 नंबर की पेडागोजी बन रही है। तो आप इस सिर्फ पेडागोजी, अब ऐसा नहीं है कि हिंदी की अलग होती है। देखो पढ़ाने का तरीका हिंदी में क्या होगा, हिंदी इंग्लिश में क्या होगा, आप क्या क्या मटेरियल क्लास में लेकर आओगे, वो लगभग सब में सेम होता है। तो आप जो कंबाइंड पेडागोजी है एटलीस्ट उतना तो करो, और 2 दिन आप उस पेडागोजी पे लगाओ। अब आपके पास दिन कितने हो गए, 3, 6, 7, 6, 13 और 5, 18, 2, 20 और 2, 22 दिन चले गए, बचे आपके पास 8 दिन। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं तो 8 दिन में से 3 दिन आप मैराथन लगाओ, घर वालों को छोड़ दो, जो भी आपके सामने बाधाएं हैं उनको सब छोड़ दो। जिंदगी में सबकी जिंदगी में बाधाएं आती हैं, सबके पास बहाने होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये दिक्कत आ गई। भाई भूल जाओ, आपको जॉब चाहिए ना, तो आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। 3 दिन दिन रात मैराथन देखो, चाहे किसी भी, मैं ये नहीं कहती कि मेरी देखो, कहीं से भी देखो, क्योंकि हमें जॉब लेनी होती है। उस टाइम भूल जाओ कि वो टीचर अच्छा है, वो टीचर बुरा है, वो बच्चे वहां पढ़ते हैं तो मैं वहां नहीं पढ़ूंगा। भाई आपके सामने किसी की भी आए, आप उसको देखो दिन रात, जो आपने स्कोर किया 3 दिन आप उस पेडागोजी को देखोगे, आपको ये दिमाग में आएगा कि हाँ यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा उठे। एक सब्जेक्ट की नहीं देखनी है आपको 3 दिन में, सारे सब्जेक्ट की देखनी है। सारे सब्जेक्ट की आप मैराथन देखो, फुल टाइम, दिन रात, एक बार के लिए सारी चीजों को त्याग दो। आप देखो आपने जितना याद किया है
उस मैराथन के अंदर आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपको, क्योंकि 2 पर करके देखोगे तो बहुत स्पीड से देखी जाती है। कभी चाहे टीचर बातें करता है, कोई भी टीचर हो, चाहे मेरी देखो बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसको स्किप कर दो, आपके हाथ में ही होता है, अंगूठे को आगे आगे करोगे तो वो स्किप हो जाएगी। 3 दिन मैराथन देखकर फिर आपके पास 5 दिन फिर बच गए हैं, फिर दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करो। आपको ये पता लग गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा उठ रहे हैं, किस चीज को मुझे याद करना है, टीचर किसके ऊपर फोकस दे रहा है। उन 5 दिन में फिर रिवीजन करो। आप छोटे मोटे शॉर्ट नोट बनाओ जो आपको बिल्कुल लास्ट टाइम सेंटर तक लेकर जाने हैं। आपके पास 30 दिन पूरे हुए। अब लास्ट में फिर आपका आ जाएगा रोल नंबर। रोल नंबर आ जाएगा, आपको पता चल गया सेंटर कहाँ है, आपका मैप बन गया कि मुझे पहले वाले दिन जाना है, मुझे सेम डे जाना है, मुझे कहाँ रुकना है। फिर आप पर्टिकुलर कुछ चीजें आपके साथ लेकर जाओ, उसको रिवीजन करो और फिर मुझे बताना कि 120 प्लस ना हो। तो एचटेट में मेरे शायद 123 नंबर हैं और वो मैंने सिर्फ लास्ट के 5 डेज में, देखो जीके वगैरह, जीके मैथ ये मेरा थोड़ा ठीक है, तो सीडीपी मुझे आती है। मैंने सिर्फ 5 दिन पढ़कर 123 नंबर लिए थे। तुम्हारा तो मेरा वो जॉब का टारगेट भी नहीं था कि मुझे वो जॉब करनी है, बट मुझे एचटेट देना था, मैंने इस बार भी अप्लाई करना है। तो आप ऐसे मत कोताही बरता करो कि मैं फॉर्म भरूं ना भरूं, मेरा ऑलरेडी एचटेट क्लियर है, ऐसे मत सोचा करो। आपके पास अगर भाई देखो फीस थोड़ी सी महंगी है, आप अप्लाई कर सकते हो तो आप अप्लाई किया करो। पेपर सेंटर तक मुंह उठाकर मत जाया करो, उस पेपर को क्लियर करने के लिए, उस पेपर में स्कोर करने के लिए वहां तक जाया करो। आपके माइंड को पॉजिटिव रखोगे तो आपके चारों तरफ की जितनी भी शक्तियां हैं पॉजिटिव वाली आपकी तरफ आएंगी। निगेटिव रखोगे तो नेगेटिव वाइब्स आने लग जाएंगी। आप इस तरीके से अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपके 120 बन गए, अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जैसे ही आपके वैकेंसीज आती हैं पीआरटी की, आप तुरंत सीरियस होकर उसको पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप रह गए यहाँ पर 76 पर, देखो 76 वाला 120 से तो बहुत पीछे रह गया। ऐसा नहीं है कि वो कभी वहां पहुंच ही नहीं सकता, नियत करेगा तो वो वहां पर भी पहुंच जाएगा, लेकिन फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई 120 वाला है, ये तो और आगे चला जाएगा, ये पढ़ना थोड़ी छोड़ेगा। नंबर अच्छे आते हैं ना तो एक पॉजिटिविटी आती है। सीडीपी में पढ़ा होगा ना कि आपको पुरस्कार मिला है तो आप और ज्यादा प्रोत्साहित हो जाते हो। अब ये वाला एक मन करेगा होना तो है नहीं, मैं तो बहुत पीछे हूँ, एक मन करेगा चल कर लेता हूँ, 4 दिन करेगा फिर रुक जाएगा, ये हमेशा कंटिन्यू रखेगा। तो आप कंटिन्यू, किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए कंटिन्यूटी मेन चीज रहती है। आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करोगे तो आप उसको अचीव कर जाओगे अपने टारगेट। और करूँ ना करूँ, होगा नहीं होगा, तो वो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये सच्चाई है। आप रोज 2-4 घंटे, अभी देखो अभी तो फॉर्म ही नहीं निकले हैं, अभी तो आपका एचटेट होगा, ये एचटेट वालों को भी बैठाएंगे, क्योंकि नहीं बैठाएंगे तो ये फिर एक्सटेंड करवाने के लिए कहेंगे कि हमें भी अलाउ करो। तो ये जो एचटेट देंगे इस बार, इनको भी परमिट किया जाएगा। तो आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है मेन पेपर के लिए, लेकिन आप यही मान के चलो कि मेरा तो 2 महीने बाद ही मेन पेपर है, ठीक है। आप उसी हिसाब से तैयारी करो। सर्दियां शुरू हो गई हैं, आराम से आप पढ़ सकते हो। थोड़ी सी आपके लाइफ में, किसी की लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट आप 6 महीने के उस प्रॉब्लम को भूल जाओगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो आप अभी से पढ़ना शुरू करें। कोई भी डाउट हो ग्रुप में जुड़ जाना, वहां पर आप पूछ सकते हो, पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। किसी को ये लगता है कि ग्रुप में मैं ये वाली बात पूछूंगा बेइज्जती हो जाए, कई बार छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, ये लगता है कि मैं ग्रुप में पूछूंगा बच्चे मजाक बनाएंगे, तो उस टाइम आप पर्सनल पूछ सकते हो। आपकी नौकरी का मामला है, ठीक है। आपको ये लगता है कि पर्सनल पूछ के मेरा ये सॉल्यूशन हो सकता है तो आप पूछ सकते हो। हर बच्चा पर्सनल मैसेज ना करे, लेकिन हाँ जेन्युइन डाउट है तो पूछे। अब कट ऑफ पूछने के लिए ईडब्ल्यूएस के बच्चों ने कितने बच्चों ने पेपर दिया, पीएच के बच्चे कितने हैं, वो वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते, ठीक है। बाकी आपका जेन्युइन डाउट है, फॉर्म आज से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। सही फॉर्म अप्लाई करना, नहीं तो फिर एप्लीकेशन लिखते फिरना, फालतू की एक भड़क होगी। तो आप फॉर्म को टाइम से सबमिट कर देना। थैंक यू।